तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे आपके सिविक्स के चैप्टर 1 पावर शेयरिंग को। चैप्टर जब शुरू होता है तो आपकी एनसीईआरटी एक स्टूडेंट की इमेज के साथ बॉक्स में लाइन लिखती है कि आई हैव अ सिंपल इक्वेशन इन माय माइंड, शेयरिंग पावर इज इक्वल टू डिवाइडिंग पावर इज इक्वल टू वीकनिंग द कंट्री। ये चीजें जब हम लोग भी स्टूडेंट थे तो हमारे भी दिमाग में आती थी कि अगर हम पावर को इतने हिस्सों में बांट देंगे देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक एनी डिसीजन। तो इससे अच्छा तो यही होगा कि हम पूरी पावर को एक ही जगह कंसंट्रेट रहने दें, देन सारे डिसीजन इजीली हो जाएंगे एंड देश में डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होगा। बट ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, रियलिटी में ये सिचुएशन बहुत हॉरिफाइड होती है बहुत सारे लोगों के लिए। सो इसलिए पावर को शेयर करना बहुत जरूरी है। एंड अब हम आपको बेल्जियम एंड श्रीलंका की स्टोरी से ये चैप्टर समझाने जा रहे हैं जैसा कि आपकी एनसीईआरटी ने समझाया है। तो पहले हम शुरू करेंगे बेल्जियम की स्टोरी से। तो बेल्जियम यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है जिसका एरिया अपने हरियाणा स्टेट से भी कम है। बेल्जियम अपना बॉर्डर फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग से शेयर करता है। अगर बात करें इसकी पॉपुलेशन की तो बेल्जियम की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ के आसपास है, जो कि हाफ ऑफ द हरियाणा के पॉपुलेशन के बराबर है। एंड पूरे पॉपुलेशन में 59% लोग इस येलो वाले रीजन जिसे हम फ्लैमिश रीजन के रूप में जानते हैं उसमें रहते हैं और वो लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। एंड 40% लोग इस रेड वाले रीजन जिसको वलोनिया रीजन बोलते हैं उसमें रहते हैं एंड ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। एंड बचे 1% लोग इस सैडेड रीजन में रहते हैं, वो लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन भले ही अक्रॉस द कंट्री डच मेजॉरिटी में हो, बट बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में हैं। मतलब कंट्री के ठीक उल्टा, ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच स्पीकिंग एंड 20% डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। अब टाइम के साथ धीरे धीरे अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जा रहा था एंड ये कॉन्फ्लिक्ट लगभग पीक पे पहुंचने लगा 1950s एंड 1960s में। इसका मेन रीजन बेसिकली ये था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो भले ही पूरे देश में सिर्फ 40% ही थे, बट वो रिच एंड पावरफुल थे, जिस कारण वो हमेशा डच स्पीकिंग लोगों को सप्रेस करते थे। एंड इस वजह से जो डच स्पीकिंग लोग थे उनको इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बेनिफिट देरी से मिलते थे एंड जिस वजह से टाइम के साथ साथ उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते ही जा रहे थे। और जो कंट्री की कैपिटल थी ब्रुसेल्स, वहां तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में भी थे, तो वहां टेंशन और भी ज्यादा बढ़ रही थी। तो इस सब को देखते हुए बेल्जियम की गवर्नमेंट एक्शन में आती है। तो अब बात करते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम की। जो बेल्जियम की गवर्नमेंट होती है वो 1970 से 1993 के बीच 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करती है ताकि वहां सभी कम्युनिटी के लोग एक ही कंट्री में हैप्पीली बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के रह सकें। उसमें जो मेजर चेंजेस थे वो कुछ ऐसे थे। पहला चेंज जो होता है वो ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटीज के इक्वल मिनिस्टर होंगे। एंड उसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि अगर कोई स्पेशल लॉ पास करना है तो दोनों कम्युनिटीज के मेंबर की सहमति जरूरी होगी। कोई एक कम्युनिटी अपने मनमानी तरीके से कोई स्पेशल लॉ पास नहीं कर सकती। जो सेकेंड चेंज होता है वो ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएंगी ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकें। और जो थर्ड चेंज होता है वो ये होता है कि जो कैपिटल है बेल्जियम की ब्रुसेल्स, उसमें एक अलग गवर्नमेंट फॉर्म होगी जिसमें दोनों कम्युनिटीज के बराबर मेंबर होंगे। और जो फोर्थ चेंज होता है वो ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलावा
एक और गवर्नमेंट होगी जिसे बोलेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट हर एक कम्युनिटी की अपनी अलग अलग होगी, जैसे कि डच स्पीकिंग पीपल्स की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच स्पीकिंग की अलग एंड जर्मन स्पीकिंग की भी अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो अपने अपने कम्युनिटीज के लोगों के कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करेगी। तो इतने लेवल की गवर्नमेंट देखकर स्टेट, सेंट्रल, कम्युनिटी ये मॉडल कॉम्प्लेक्स तो लग सकता है, बट ये बेल्जियम में जबरदस्त तरीके से वर्क कर जाता है और वहाँ के जो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो लगभग खत्म हो जाते हैं। एंड फिर इतने सारे अच्छे अरेंजमेंट को देखकर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी चुना जाता है। लेकिन बेल्जियम की ये स्टोरी सिक्के का एक पहलू है। अब आपको सिक्के की दूसरी साइड दिखाने के लिए श्रीलंका की स्टोरी की तरफ ले चलते हैं। तो अब बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है। एंड अगर इसकी इंडिया से पोजीशन की बात करें तो ये लोकेटेड है फ्यू किलोमीटर फ्रॉम सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु के। एंड इसकी पॉपुलेशन अराउंड 2 करोड़ है, सेम एज पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। अगर हम इसमें रहने वाले अलग अलग कम्युनिटी के लोगों की बात करें तो यहाँ 74% सिन्हाला स्पीकर्स रहते हैं, मतलब जो लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। एंड 18% लोग तमिल स्पीकर्स हैं। अब ये जो तमिल स्पीकर्स हैं इसमें 2 टाइप के लोग हैं। एक तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका जिसको श्रीलंकन तमिल भी बोला गया है, एंड दूसरे जो इंडियन तमिल्स हैं जिनके पूर्वज कॉलोनियल पीरियड में इंडिया से श्रीलंका आए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर। अगर हम रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात करें तो जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं वो मेनली बुद्धिस्ट हैं। एंड जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं वो या तो हिंदू हैं या तो मुस्लिम्स हैं। एंड 7% लोग क्रिश्चियन भी हैं जो तमिल्स एंड सिन्हाला लैंग्वेज दोनों बोलते हैं। अब बात करते हैं मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका की। मेजॉरिटिज्म बेसिकली एक बिलीफ है जिसमें जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है उसका ही डिसीजन फाइनल होगा हर चीज को लेकर। इसके बावजूद कि उस डिसीजन से माइनॉरिटी कम्युनिटी की नीड्स एंड विशेस कंप्रोमाइज्ड हो रही हों। तो श्रीलंका में सिन्हाला मेजॉरिटी में थे तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो सिन्हालास को फेवर करने लग गई थी। तो अब कुछ पॉइंट के थ्रू देखते हैं कि कैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट सिन्हालास को फेवर करती थी। फर्स्ट, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने सिन्हाला लैंग्वेज को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। सेकंड, जो गवर्नमेंट थी वो प्रेफर करने लग गई सिन्हालास एप्लीकेंट को ओवर तमिल एप्लीकेंट इन गवर्नमेंट जॉब एंड यूनिवर्सिटीज पोजीशन में। मतलब अगर आप तमिल स्पीकर हैं एंड आपका दोस्त सिन्हाला स्पीकर है देन आपके दोस्त को पहले प्रायोरिटी मिलेगी एडमिशंस एंड जॉब में, देन आपकी बारी आएगी। थर्ड, जो गवर्नमेंट थी उसने रिलीजियस के बेसिस पर भी भेदभाव करना शुरू कर दिया था। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे एक्ट्स पास करे जो बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, उसे प्रमोट करते थे। अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ये तमिल्स लोगों को काफ़ी विजिबल था। एंड अब तमिल को ये लगने लग चुका था कि उनकी लैंग्वेज एंड रिलीजियस को इग्नोर करा जा रहा है। एंड डे बाय डे उनमें अपने ही देश से अलगाव की भावना महसूस हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि ना ही रूलिंग पार्टी और ना ही और किसी सिन्हाला बुद्धिस्ट लीडिंग पार्टी को उनके रिलीजियस एंड लैंग्वेज को लेकर कुछ पड़ी है। उन्हें अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह भी लगने लग चुका था कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन अब उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स को भी छीनना चाहते हैं, जैसे राइट टू इक्वलिटी को भी। अब श्रीलंकन तमिल को लग चुका था अगर अपने राइट्स को बचाना है तो एकमात्र तरीका है कि पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जाएं
एंड अपने हक की बात करी जाए। देन उन्होंने अपनी पार्टीज बनाई और गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड्स रखना शुरू कर दिए। बट गवर्नमेंट ने इसके लिए भी मना कर दिया। तो अब तमिल्स का जो गुस्सा था वो पीक पर पहुंच जाता है, जिस वजह से कंट्री के अंदर ही दो कम्युनिटीज़ के बीच में वार जैसे हालात बन जाते हैं। एंड इसी सिचुएशन को सिविल वार कहते हैं। अब श्रीलंका के इस सिविल वार में वहाँ हजारों लोग मारे जाते हैं एंड बहुत सारे लोगों को देश छोड़कर भी जाना पड़ता है। एंड सिविल वार की वजह से श्रीलंका में काफ़ी सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लॉस भी होता है। एंड जिस श्रीलंका की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कुछ समय पहले तक मॉडल माना जा रहा था, अब वो टोटली डिसरप्ट हो चुका था। एंड फाइनली 2009 में जाकर ये सिविल वार खत्म हो जाता है। तो ये था सिक्के का दूसरा पहलू, श्रीलंका की स्टोरी। तो बेल्जियम एंड श्रीलंका की जो सिचुएशन थी वो लगभग सेम थी, बट इन दोनों स्टोरीज में जो एक मेजर डिफरेंस है वो है पावर शेयरिंग को लेकर। जो बेल्जियम है वहाँ के लीडर ये रियलाइज कर जाते हैं कि कंट्री की यूनिटी तभी पॉसिबल है जब हम हर कम्युनिटी के लोगों की भावनाओं का सम्मान करेंगे, उनके साथ मिलकर पावर शेयर करेंगे। एंड वो ऐसा करते भी हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि वहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। एंड उधर श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है वो अदर कम्युनिटीज़ पर अपना डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश करती है एंड उनके साथ पावर शेयर करने से मना करती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि वहाँ सिविल वार की कंडीशन बन जाती है। तो इन दो स्टोरीज से आपको पावर शेयरिंग की इम्पोर्टेंस समझ आ गई होगी। तो अब बात कर लेते हैं व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों अच्छा है? तो इसके दो रीजन्स हैं, प्रूडेंशियल रीजन एंड मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग जो है वो ये है कि पावर शेयरिंग से डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं एंड जब कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे तो वायलेंस कम होगा और देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। दूसरा है मॉरल रीजन। ये है कि जो पावर शेयरिंग है वो स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। अगर पावर शेयरिंग अच्छे से होगी तो डेमोक्रेसी भी अच्छी होगी एंड अच्छी डेमोक्रेसी में लोगों के पास राइट होता है कि वो डिसाइड करें कि उन पर कौन रूल करेगा एंड वो रूलिंग गवर्नमेंट से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी बेसिकली एक फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट है जिसमें लोग खुद पर ही रूल करते हैं थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ये इंस्टीट्यूशंस बनते हैं जब पावर को कई फॉर्म्स में डिवाइड करा जाता है। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की। पहला है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें पावर को हॉरिजॉन्टली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी में डिवाइड करा जाता है एंड ये तीनों ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सेम लेवल पर होते हैं, बस इनके काम अलग अलग होते हैं और तीनों ही ऑर्गन एक दूसरे पर नज़र रखते हैं ताकि कोई एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट अनलिमिटेड पावर न इस्तेमाल कर सके। एंड इस फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट को चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं, जहां सब एक बराबर हैं, सबके काम अलग हैं, बट सब एक दूसरे की पावर को चेक करते रहते हैं। तो अब बात करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की, जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें हम पावर को हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर होती है फेडरल गवर्नमेंट, जिसे हम इंडिया में यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, जो पूरे देश की गवर्नमेंट होती है। देन आती है स्टेट गवर्नमेंट, जो एक स्टेट की गवर्नमेंट होती है। देन फिर आती है लोकल गवर्नमेंट, जिसमें म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत गवर्नमेंट होती है।
तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट से शेयर करती है एंड स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर लोकल गवर्नमेंट से शेयर करती है। इस तरह से एक वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट बनता है जिसे हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं। थर्ड है पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपने बेल्जियम की स्टोरी में कम्युनिटी गवर्नमेंट देखी थी एंड जो अपने कंट्री में वुमेन्स एंड वीकर सेक्शन के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, ये भी इसी का एग्जाम्पल है ताकि उन लोगों को भी बराबरी पर लाया जा सके। तो अब लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात कर लेते हैं, पावर शेयरिंग एमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। सो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होने की वजह से ये इंश्योर रहता है कि पावर एक पार्टी के हाथों में हमेशा कंसंट्रेट नहीं रहेगी। जनता चाहेगी तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पावर में ला सकती है एंड डिफरेंट पार्टीज होने की वजह से बहुत सारी डिफरेंट आइडियोलॉजी वाली पार्टीज एक साथ मिलकर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती हैं एंड कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, जिससे अलग अलग आइडियोलॉजी वाली पॉलिटिकल पार्टीज को पावर शेयर करने का मौका मिलता है। एंड ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं बेसिकली ये क्या करते हैं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको प्रेशराइज करते हैं अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उसके डिसीजन को भी ये इन्फ्लुएंस करते हैं। सो इसी के साथ आपका पावर शेयरिंग का ये चैप्टर एंड होता है। हम अपने चैनल पर हर हफ्ते आपके लिए सोशल साइंस का एक चैप्टर कवर करते हैं, तो आप बिल्कुल आकर यहाँ से अपना पूरा सोशल साइंस का सिलेबस कवर कर सकते हैं। थैंक यू।